गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बिहार सिविल एकेडमी में। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। कल हम लोगों ने जो ये वेबिनार स्टार्ट किया था उसमें हम लोग बात कर रहे हैं एसे राइटिंग की, और एसे राइटिंग से रिलेटेड 7 पॉइंट्स पे आज हमें चर्चा करनी है। और उन 7 पॉइंट्स में से आज अगर हम लोग देखें, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी। प्लीज़ कोई कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, वीडियो नहीं आ रही है मेरी। चलिए चलिए, तो गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने जो 7 पॉइंट्स पे चर्चा की शुरुआत की थी, पहले हम लोग उन 7 पॉइंट्स तक पहुंचेंगे आज, और उसके बाद जाकर के बहुत हम लोग कल बातचीत कर रहे थे तो हमारी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। मेरी भी इच्छा है कि आप लोगों से खूब सारी बातें की जाए, और ऐसे आप हमारे ऊपर चिंता छोड़ दीजिए, ऐसे की चिंता आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को लेकर के कल जो हम लोगों ने बातें की थी, कल हम लोगों ने कंक्लूजन के बारे में जाना था कि कंक्लूजन हमारा कैसा होना चाहिए और कंक्लूजन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। क्या इससे आगे भी डिस्कशन हुआ था? आप लोग बताएंगे कि कहाँ तक हुआ था डिस्कशन? हाँ, कंक्लूजन तक हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि उससे आगे हमें ऋषिकेश जी ज्वाइन कर लिए, बाकी पवन कुमार जी, राहुल जी, तरुण कुमार जी, निखिल कुमार जी, ऋषिकेश जी है, अभिषेक राज हैं, और जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और बाकी लोग जो पीछे हैं जिनका अभी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो पांचवा जो पॉइंट है हम लोग का, जो 5th पॉइंट है वो ये है कि थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग ऐसे, यानी निबंध लिखते समय किन किन बातों को दिमाग में रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए निबंध लिखते समय। इसको लेकर के मैंने एक तैयारी की है कि क्या क्या बातें होनी चाहिए निबंध लिखते समय, जरूरी है। बाद में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो छूट गए थे, तो आपको बता दूं कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और कल भी रिकॉर्डिंग हुई थी, आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अलग सोर्सेस से आए हैं इस वेबिनार में, तो उनको बता दूं कि बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें आप देखेंगे तो 4.7K के आसपास उसमें आपको दिखाई देंगे सब्सक्राइबर। तो उसको आप, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आती रहती है। 4.72K उसमें दिखा रहा होगा सब्सक्राइबर, बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला करके अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस चैनल को, क्योंकि उसमें भी हम लोग टाइम टू टाइम चीज़ें अपलोड करेंगे, और आज का जो और कल का डिस्कशन है ये भी अपलोड हो जाएगी, ये रिकॉर्ड हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए निबंध लिखते समय? देखिए, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में जो कह रहा होता है, आपको याद होगा कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसे भी कल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के भी थे, तो आप लोग जब रीजनिंग वगैरह सब देखते हैं या रीजनिंग के सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, या मैथ भी बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इस टाइप के टर्म कई बार यूज होता है, और हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं, राइट। तो निबंध के साथ भी ऐसा होता है कि अगर हम लोग एसे राइटिंग में अगर 1 घंटा समय दे रहे हैं एक निबंध को लिखने के लिए, तो कम से कम 2-4-5 मिनट जो है उस टॉपिक को समझने के लिए जरूर देना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप टॉपिक को समझे ही नहीं, आपने कुछ और समझा जबकि वो टॉपिक कुछ और है, और फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। दरअसल एग्जाम हॉल वो जगह होता है जहाँ पे लौट के आने की अब संभावना नहीं होगी। अगर आपने बिना समझे टॉपिक को आगे लिख दिया तो फिर आपका 0/0 ही होगा, क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है वो आपने लिखा नहीं। तो इसीलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़ के समझ लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार में आखिर ये कह रहा है क्या, क्या जानने की कोशिश कर रहा है मुझसे, टॉपिक को पढ़ के समझना है। पहला ये जरूरी है निबंध लिखते समय। दूसरा जो जरूरी है वो ये है कि रफ पेज में सिनॉप्सिस बना लेना। जैसे कि मैं क्लास में भी आप लोग को बताऊंगा कि सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि पहले तो आप इसको 3 पार्ट में बांट लेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, और फिर उसके बाद जाकर के जो उसका जो बॉडी पार्ट होगा उसके जितने डायमेंशन होंगे, उसके जितने आयाम हो सकते हैं, ये टॉपिक बाय टॉपिक वैरी करेगा, इतनी ऐसे करके बना लीजिए आप पहले, और तब जाकर के अगर एक बार आप निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे तो फिर आपको पीछे लौट के आना नहीं पड़ेगा, ठीक है, पीछे लौट के नहीं आना पड़ेगा। तो सिनॉप्सिस बना ले रफ पेज में, बिना सिनॉप्सिस का नहीं चला जाता है। जैसे होता है ना कि सेशन दर सेशन बैटिंग की जाती है एक बैट्समैन के द्वारा, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पे सिनॉप्सिस भी आपका बनना चाहिए, ताकि आप सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे करके आप लिख सके और लास्ट में चीज़ों को कंक्लूड कर सके। नहीं तो फिर क्या होगा कि कई चीज़ें दिमाग में आएगी, भूल जाएंगे, या फिर आपको सोचना पड़ेगा, लिखने में समय लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप सिनॉप्सिस तैयार कर लें,
ठीक है, लास्ट में रफ पेज में सिनॉप्सिस बना लेना चाहिए। ये सभी राइटिंग का, कभी भी आप 200 400 500 शब्द लिखते हैं तो आपके पास एक सिनॉप्सिस होना चाहिए, एक फॉर्मेट दिमाग में या रफ में कम से कम जरूर होना चाहिए जिस पे आप आगे लिख सके, क्योंकि आगे 7-8 पेज लिखने के बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप दोबारा पीछे लौट करके आ सके या उसको काट करके फिर से नया निबंध लिख सके अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। ठीक है, ब्रिजेश पाठक जी स्वागत है। आगे देखिए उसके बाद क्या है कि अलग अलग प्रकार के अनुच्छेदों को जोड़ के लिखना, यानी डिफरेंट जो पैराग्राफ है उसको आपस में कनेक्ट करना। इसको लेकर के कल भी मैंने बात की थी कि वेब सीरीज की तरह होना चाहिए कि वेब सीरीज का एक पार्ट देखने के बाद स्वाभाविक रूप से जो देखने वाला है, ठीक है, उसकी खुद ही इच्छा हो जाए कि वो पार्ट 2 देखे, पार्ट 3 देखे। ठीक उसी तरह आपके पैराग्राफ ऐसे होने चाहिए, वहीं पे खत्म होना चाहिए कि आगे जो है एक क्वेश्चन उठा के छोड़ दीजिए, आगे उसका उत्तर अगले पैराग्राफ में है। यानी कि आप उनको बांध देंगे कि वो मजबूर हो जाएंगे आपके सभी पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर वो उनको तो दिन भर में बोरिंग वाले इतनी इतनी कॉपी मिलेगी ही, सब में एक ही बात है, वो ऐसे 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 करके एवरेज मार्किंग करते हुए जा रहे हैं। उसी में अगर एक अच्छा लग जाएगा, कहानी उसमें होगा और उस कहानी का एक पैराग्राफ में वहाँ होगा तो वो खुद उत्सुक हो जाएंगे कि आगे का स्टोरी क्या है। हमारे आपकी तरह होते हैं वो लोग, कोई दूसरे ग्रह से आने वाले लोग नहीं होते हैं, हमारे आपके ही तरह होता है। जो चीज़ें आपको हमें अच्छी लगती है वो उनको भी अच्छे लगते हैं जो कॉपी चेक करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए, इंटर कनेक्टेड होना चाहिए, अंतर संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। स्वागत है पूनम आपका। उसके बाद जाकर के फिर क्या है देख लीजिए, तो निबंध के आरंभ और अंत, जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि स्टार्ट और जो एंडिंग होती है वो किसी शायरी से, कविता से, दोहा से, मैसेज से, ठीक है, ऐसी कविता या शायरी जो कोई एक मैसेज दे रहा हो, उससे अगर आप करते हैं, प्रेम रंजन जी स्वागत है, तो उससे अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है शुरुआत में भी और अंत में भी। ठीक है, जैसे जाते हुए आप कहीं से किसी से मिलते हैं तो आप अभिवादन करते हैं और जाते समय भी आप अभिवादन करते हुए जाते हैं, तो कितना अच्छा कि आए बिना बात किए सीधे मुद्दे पे बात करने लगे, हाय हेलो नमस्कार नमस्ते करना एक अच्छा माना जाता है। ठीक उसी तरह एक अच्छा इंट्रोडक्शन के साथ भी यही होता है। रंजीता स्वागत है। अब देखिए उसके बाद जाकर के फिर क्या है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए, शुड बी सिंपल एंड क्लियर। कहने का मतलब, सिंपल कहने का मतलब है कि आपको बहुत बड़े बड़े लच्छेदार भाषा लिखने की जरूरत नहीं है एकदम से कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद जाकर के क्लियर होना जरूरी है। क्लियर होने का मतलब है कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो जब तक आप जो कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले नहीं समझेंगे तब तक आपको कैसे मार्क्स देंगे। तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सुमन स्वागत है आपका। अब उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखिए। ठीक है, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। अब देखिए ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं और बीच में फिर पता चला, विकास जी स्वागत है, फिर बीच में पता चला कि क्या हो रहा है कि आपने एक लंबा सेंटेंस लिख दिया लेकिन ग्रामेटिकली उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो फिर क्या होगा कि आपने 3-4 लाइन में एक सेंटेंस लिखा और इतना बड़ा सेंटेंस लिखने के बाद अगर ग्रामेटिकली उसका सेंस नहीं बन रहा है, आगे पीछे हो गया कोई शब्द, तो आपको पूरा काटना पड़ेगा। और उस काटने की वजह से अगर आप अपने निबंध में 4 लाइन को काटते हैं तो आपका समय बर्बाद हुआ, आपका कॉपी देखने में खराब लगेगा। राइट, तो इन सब चीजों से अच्छा क्या है कि आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखे, फुल स्टॉप लगाते रहे, छोटा सेंटेंस लिखे फुल स्टॉप लगाए, उसी में दूसरा बात लिखना है तो फिर नया सेंटेंस लिखे। इससे क्या होगा कि कभी अगर बाय द वे अगर आपको कोई सेंटेंस को काटना पड़ेगा तो इतना ज्यादा खराब नहीं लगेगा अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है सेंटेंस। या फिर छोटे सेंटेंस के साथ क्या होता है कि ग्रामेटिकली कम मिस्टेक होता है। आपने एक लंबा सेंटेंस ले लिया, उसको खत्म ही नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उसको कॉमा दे दे करके बढ़ा रहे, फुल स्टॉप पे पहुंच ही नहीं रहे, और अचानक से आपको लास्ट में पता चला कि नहीं ये तो ग्रामेटिकली ही मिस्टेक है, ये वर्ड यहाँ नहीं यहाँ आना चाहिए, फिर आपको पूरा सेंटेंस काटना पड़ेगा या काटपीट करके उसको ऐड करना पड़ेगा, जो बहुत एक नेगेटिव माना जाता है। कम से कम ऐसे राइटिंग में काटना पीटना अंतिम विकल्प हो सकता है। काटने का अगर आप सोचेंगे कि हर जगह मैं काटता हूँ लिखता हूँ काटता हूँ, वो चीजें आपको बचपन में दी गई है, वो बचपन में आपको करा दिया गया। एक बच्चे को पेंसिल क्यों दी जाती है? एक बच्चे को पेंसिल इसलिए दी जाती है ताकि वो गलतियां करे तो उसको मिटा सके। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे पेन क्यों दी जाती है कि अब आप गलती करेंगे तो उसे मिटाने की कोई संभावना नहीं होगी, आपकी गलतियों को गलती के रूप में कंसीडर किया जाएगा। यही चीजें कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि निबंध में काटकूट नहीं होना चाहिए, बहुत खराब लगता है काटपीट होना। ठीक है, आ रहा है समझ में? दिशा स्वागत है आपका। अब देखिए क्या है उसके बाद
फिर और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके बाद है वर्ड लिमिट। लिमिट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अब देखिए वर्ड लिमिट यानी कि कहने का मतलब शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। अब शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखने का मतलब कल भी शायद मैंने बताया था आप लोग को, शब्द सीमा का ध्यान इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं 700 to 800 वर्ड्स, यानी 700 से 800 शब्द कह रहे हैं। अब अगर आप 700 से कम लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो भाव आप बता रहे हैं हो सकता है वो पूरा एक्सप्रेस ना कर पाए, राइट। आप अगर कम शब्द लिखते हैं, या फिर हो सकता है कि जिस टॉपिक को, जिस इशू को आप डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके दूसरे एस्पेक्ट को नहीं लिख पाए, क्योंकि किसी टॉपिक में ऐसा हो सकता है कि उसके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मोरल अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, तो हो सकता है कोई एक एस्पेक्ट छूट रहा हो आपसे। तो कहने का मतलब शब्द सीमा को, या फिर आप किसी भी डिबेट वाले टॉपिक पे लिख रहे हो या कोई ऐसे इशू पे लिख रहे हो जिसके आप फेवर और अगेंस्ट दोनों में आप अपना आर्ग्यू दे रहे हैं, तो हो सकता है आपने उसके फेवर में लिखा और उसके अगेंस्ट में लिखा ही नहीं, राइट। तो कोई ना कोई पक्ष छूटने का डर हमेशा बना रहता है, ठीक है। आशुतोष कुमार जी स्वागत है। तो कोई ना कोई पक्ष छूट सकता है, इसीलिए शब्द सीमा 700 कह रहे हैं तो 700, 750, 800 में लिखिए आप, उससे कम मत कीजिए। और अगर दिक्कत आ रही है तो बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी बात है यहाँ पे कि वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा, उसको क्रॉस करने पे क्या होगा। तो आपको एक चीज बता दूं कि आपको भी 3 घंटा मिला है, बाकी को भी 3 घंटा मिला है। 3 आवर में आपको 3 ऐसे लिखने हैं जो तीनों डिफरेंट टॉपिक से हैं। आपको सेक्शन में, उन सेक्शन में से आपको कुछ टाइम जो है आपको एग्जाम हॉल में फॉर्मेलिटी में लगेंगे, आपको अपना जो है आंसर शीट में इंफॉर्मेशंस को भरना पड़ सकता है। जो वहां पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो आपसे हो सकता है कि कुछ में सिग्नेचर, अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करने के लिए आपके पास आए, कुछ और भी फॉर्मेलिटी में आपको समय लग सकता है। हो सकता है कि बीच में आपको 2-4 मिनट के लिए वॉशरूम जाना पड़ जाए। तो ओवरऑल 3 घंटा का 3 घंटा नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो जो अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह से 3 घंटे के बदले में वो 2-2.5 घंटा ही है, राइट। अगर आप देखेंगे तो इफेक्टिव 2.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा 40 मिनट है। वर्किंग आपके जो ये है मिनट्स है वो उतने ही है, राइट। अब उसमें क्या है कि आप ये सोच लेंगे, मान के चलिए कि मैं पहला ऐसे मैं क्या करूंगा तो मैं बाकी दूसरों से लिखूंगा ज्यादा। कमीशन मुझसे पूछ रहा है 700 to 800 वर्ड, मैं लिखूंगा 1000 शब्द में, ताकि सारी बातें मैं लिख दूं और मुझे दूसरों से ज्यादा नंबर मिल जाए। अब दिक्कत क्या होगी कि 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के ऐसे को की जो मार्किंग होगी वो 100 पे ही होगी। 100 में बहुत अच्छा लिखा तो आपको 75 दे देंगे वो। लेकिन अगर वहां पे आपने टाइम ज्यादा स्पेंड किया तो हो सकता है कि आप जब तक 3rd ऐसे लिखने में आए, क्योंकि हर सेक्शन में से आप डिसाइड भी करेंगे कि चारों में से क्या लिखूं, फिर जाकर के उसके सिनॉप्सिस भी बनाएंगे, सोचेंगे भी। कई बार सोचने के बाद लगेगा नहीं इस टॉपिक पे अच्छा नहीं होगा, मैं फिर टॉपिक चेंज करता हूं, तो आपका समय वहां भी जा रहा है। तो अगर आपने 1 या 2 ऐसे में जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया वर्ड लिमिट को क्रॉस करने की वजह से, तो हो सकता है कि 3rd ऐसे लिखते समय आपके पास 15 मिनट का भी समय नहीं हो, और 15 मिनट में लिखा गया ऐसे ठीक उसी तरह होता है जैसे ग्रेजुएशन में जो लॉन्ग आंसर लिखने में जो 5वां आंसर होता है आपका, उस टाइप का होगा। और उस वहां अगर आप 65, 70, 70, 140 ले आए तो यहां हो सकता है 30 नंबर पे अटक जाए। तो कभी भी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट होता है। और टाइम और वर्ड ठीक उसी तरह जैसे क्रिकेट में बैट्समैन जो होता है उसका हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है, यानी हैंड जो होता है वो बैट्स की तरफ होता है, बैट को कहां से किधर घुमाना है उसकी तरफ, और जो आई का जो होता है वो किधर की तरफ होता है, बॉलर के फिंगर की तरफ, उसके की तरफ कि वो बॉल को किस तरफ से कैसे फेंकने की कोशिश करेगा उसको पकड़ने की तरफ। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसी तरह आपका वर्ड और लिमिट और टाइम का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है एग्जाम हॉल में, ताकि आप तीनों ही ऐसे को आराम से लिख पाए, ना कि तीसरे ऐसे तक जाते जाते आप जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश करें और उस चक्कर में आपके मार्क्स कम आए, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, शिवम जी वगैरह सब, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। अब देखिए ये चीजें हो गई तो वर्ड लिमिट। अब उसके बाद जाकर के रिपीटेशन ऑफ थॉट्स, इससे आपको बचना है। रिपीटेशन ऑफ थॉट्स शुड बी अवॉइडेड। ये क्यों जरूरी है, यानी कि जो विचार है उसको लिख करके क्या करते हैं कि उसको बार बार रिपीट करना, ठीक है। तो बार बार कई बार क्या होता है कि जब आप अपने थॉट्स को रिपीट करते हैं बार बार, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो चीजें आप ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के जो कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन उनके सामने ये प्रेशर नहीं होता है कि मेरे इस कॉपी चेक करने से और मेरे इस मार्क्स देने से किसी की नौकरी लगेगी। क्योंकि एग्जाम, क्योंकि जो
एकेडमिक एग्जाम होते हैं उनका एक मिनिमम मार्क्स निर्धारित होता है, पासिंग मार्क्स 30 हो सकता है, 33 हो सकता है, ऑनर्स कोर्स में 45 होते हैं, राइट। अलग अलग जगह पे ऑनर्स में 45 लाना पड़ता है, कहीं पे 33 है, कहीं पे 30 है पासिंग मार्क। तो वो पासिंग मार्क से 2-4 नंबर ज्यादा करके सबको भी पास कर दे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ वो नहीं है ना, यहाँ पे तो गवर्नमेंट के ने लिमिटेड वैकेंसी निकाली हुई है, इतने लोगों को भरना है, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन है। तो इसीलिए यहाँ के जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, वो आपके शब्दों को भी देखेंगे, हर कुछ पे ध्यान देंगे, ताकि कल होकर के कोई चैलेंज होता है तो उन पे भी ब्लेम आएगा कि आपने लापरवाही, आपको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, आपने किसी को कम अच्छा लिखने पे भी कम नंबर दिया और किसी ने अच्छा नहीं लिखा तब भी ज्यादा नंबर दे दिया, तो कल होकर के उन पे सवाल उठ जाएगा। क्योंकि उनके इस मार्क्स से किसी के ऑफिसर बनने या नहीं बनने का जो डिसीजन है वो क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। कोई ऑफिसर बनेगा या नहीं बनेगा वो डिसाइड हो रहा है लगभग उनके उस मार्क्स देने से। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ सीरियसली उस चीज को जांच किया जाएगा। तो इसीलिए आप अपने थॉट्स को रिपीट ना करें। रिपीट करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं पेज भर रहा हूं तो नंबर दे देंगे, वो ग्रेजुएशन में होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ आपको पेज भरने से ज्यादा जरूरी है कि इफेक्टिव बातों को लिखे, बार बार रिपीट नहीं करे, एक ही बातों को रिपीट ना करे, ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर आपको क्या ध्यान देना है, उसके बाद देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें ध्यान देना है कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए और पंक्चुएशन का यूज, कल भी मैंने बताया था कि एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए, काटपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जितने टाइप के पंक्चुएशंस होते हैं, यानी कि जितने टाइप के विराम चिन्ह होते हैं उनका उचित प्रयोग करें। कहाँ पे एपोस्ट्रोफी, कहाँ पे कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीजों का प्रयोग बहुत जरूरी है। जीएस में चल जाएगा, ऐसे में नहीं चलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये तभी हो पाएगा जब लगातार आप कॉपी चेक कराएंगे, तब जाकर के आपको हो सकता है कई स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो एकदम से हिचक जाते हैं कि कहाँ पे कॉमा होगा नहीं होगा, उस टाइप की चीजें होती है। तो वो 2-3 बार कॉपी चेक करने के बाद, ये बेसिक चीजें हैं, ये 2 से 3 बार अगर एक एक्सपर्ट के, हालांकि मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, तो एक एक्सपर्ट के अगर सामने एक किसी की लिखी हुई कॉपी आ जाती है और उसकी जो बेसिक चीजें होती है, जो पंक्चुएशन या बाकी चीजें, वो 1 ही 2 बार में दूर हो जाती है। जैसे मैंने पेन से मार्क कर दिया कि नहीं यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। अगर 2 से 3 कॉपी में अगर मैंने उसको अपना पेन चला दिया तो उसके बाद वो बेसिक आपका, उसके बाद चौथे निबंध से आप खुद ही लिखने लग जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं जरूरत पड़ेगी जीवन में दोबारा। ये चीजें कम से कम 2-3 बार एक एक्सपर्ट के द्वारा होना चाहिए, जो अगर किसी के एकेडमिक बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ा, या फिर ऐसे प्रोफेसर्स या टीचर नहीं मिले जिन्होंने इस तरह की चीजें सिखाई है, तो वो अगर 2-3 बार लिख के चेक करा ले तो उनका ये सारा प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोग को। उसके बाद जाकर के फिर क्या ध्यान देना है देख लीजिए। तो लिखने के बाद एक बार पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप तेजी से एक बार पढ़ लीजिए कि कहीं कोई ब्लंडर तो नहीं आप कर रहे हैं। अगर छोटा मोटा मिस्टेक है तो चलिए उसमें ये है, माफी है, लेकिन अगर कोई ऐसा ब्लंडर आपसे हो रहा है, क्योंकि हो सकता है प्रेशर वाली सिचुएशन में हो जाती है कई बार, ठीक है, तो वो चीजें ठीक हो जाए समय रहते, ठीक है। तो इसलिए एक बार तेजी से अपने लिखे हुए को पढ़ भी लीजिए समय निकाल करके। और पढ़ने के दौरान अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे लैंग्वेज लेवल पे है, तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा बहुत ठीक कर लें उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये निबंध लिखते समय आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये चीजें एक दिन में नहीं आएगी। हो सकता है मैंने 10 पॉइंट्स बताए, आपके दिमाग से कुछ पॉइंट्स खिसक जाएंगे, लेकिन 2-3 बार जब आप निबंध लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीजें आपके ऐसे में खुद दिखने लगेगी। यानी कि ये जो 10 पॉइंट्स, जो 11 पॉइंट्स मैंने जो बताए हुए हैं ऐसे राइटिंग से रिलेटेड जो दिमाग में होने चाहिए, ये 11 पॉइंट्स आपको हो सकता है टू द पॉइंट नहीं याद हो, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप नहीं याद हो, लेकिन ये 11 पॉइंट्स आपके ऐसे में खुद ही इंप्लीमेंट होने लगेंगे जब 2 से 3 ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो 5वां जो हम लोगों का जो पॉइंट था जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इस पे अगर आपके कोई डाउट है या कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बिल्कुल पवन जी, वो सबसे जरूरी है, वो हर जगह होता है। अगर आप पीएचडी भी करते हैं तो पहले सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी जमा लेता है आपसे, फिर जाके थेसिस लिखा जाता है, जिसपे आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, पीएचडी मिलता है। तो वो जो थेसिस लिखी जाती है, वो थेसिस से पहले उसका जो सिनॉप्सिस होता है ये जमा करना पड़ता है यूनिवर्सिटी, इसको अप्रूवल करती है, फिर आप थेसिस लिखते हैं। तो कोई चीज बिना डायरेक्शन का हो ही नहीं सकता। ये आपको दिशा देती है। जो आपका ये होता है ना, स्ट्रक्चर कह लीजिए या सिनॉप्सिस कह लीजिए, ये आपको डायरेक्शन दे देगी। ये आदत जो है वो आपको जीएस में भी होना चाहिए और ये निबंध में भी होना चाहिए। ये आदत आपको क्या करेगी, तो आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति बना देगी। आंसर राइटिंग में भी, भाषण देने में भी,
जब आप अधिकारी बन के कहीं पे सार्वजनिक भाषण देने जाएंगे, वहां पे भी आपको एक सुलझा हुआ व्यक्ति बना देगा कि कौन सी बातें कब कहनी है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस को बनाना दिमाग में चाहे रफ में एक आदत बना लीजिए, ये आपके पूरे जीवन में काम आने वाली है। हाँ, और कुछ? और कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, जीएस में कमी होती है। एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? आपके हो सकता है नोट्स सिनॉप्सिस टाइप से नहीं बना गया होगा, आपका जो नोट्स जो डेवलप हुआ होगा उसमें सिनॉप्सिस का यूज अगर हो रहा होता तो उसमें दिक्कत नहीं आती। सिनॉप्सिस बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और जीएस में अगर शॉर्ट नोट्स लिखना हो तो उसमें जरूरी नहीं है, लेकिन जो जीएस में आपको पता है कि बीपीएससी में जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे जाते हैं वो 350 से 400 वर्ड में लिखे जाते हैं, वो बिना सिनॉप्सिस का होगा तो उसमें भटकने की का डर बना रहेगा। एक स्टैंडर्ड होता है, आप जरूरी नहीं है कि आप रफ पे ही सिनॉप्सिस बनाए, आपके दिमाग में भी सिनॉप्सिस बन जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर आपसे साइंस टेक में पूछ लिया जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या है, सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। उसके बाद उसके जो बॉडी पार्ट है वो लिखेंगे, और बॉडी पार्ट में आप क्या करेंगे तो डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, ठीक है, जहां जहां पे जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल है उसको लिख देंगे, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये हर राइटिंग का एक बेसिक होता है। ये बेसिक हर जगह फॉलो होना चाहिए। अब उसमें आपके ऊपर निर्भर है कि उस बॉडी पार्ट में डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो आप उसमें, या स्पेस रिसर्च इन इंडिया पूछेगा, मान के चलिए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान पूछ दिया, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, इससे रिलेटेड अगर कोई निबंध पूछ दे या जीएस में पूछ दे, राइट, तो उसमें अंतरिक्ष विज्ञान में जब आप लिखेंगे तो बॉडी पार्ट में सिनॉप्सिस होगा ना, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगर आप देखेंगे तो उसके दो भाग है। एक कौन सा है? एक है प्रक्षेपण यान, ठीक है, जो कहां से शुरू हुआ, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी एंड जीएसएलवी, और दूसरा कौन है? सैटेलाइट्स। तो सिनॉप्सिस में दो पार्ट बनेगा। फिर जब सैटेलाइट्स पे आएंगे तो दो पार्ट में बांटेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से रिलेटेड सैटेलाइट और पोलर ऑर्बिट से रिलेटेड सैटेलाइट्स, राइट, दो पार्ट में आप लोग बांटेंगे। उसके बाद जाकर के फिर उस सिनॉप्सिस में जो थर्ड होगा वो कौन सा होगा? वो होगा रिसेंट डेवलपमेंट। रिसेंट डेवलपमेंट में चंद्रयान आएगा, आदित्य आएगा, गगनयान आ जाएगा। तो ऐसे करके आपका सिनॉप्सिस बनना होना चाहिए। यानी अंतरिक्ष प्रोग्राम जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें जो उपग्रह होती है, जिससे आप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं, लेकिन उपग्रहों को पहुंचाने के लिए जो यान यूज होता है वो एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी से जीएसएलवी तक भारत पहुंचा है, और उसी जीएसएलवी में क्रायोजेनिक इंजन भी है। तो आपको बांटना आना चाहिए। टॉपिक को जब आप बांटते हैं तो आपके लिए लिखना आसान हो जाता है, नहीं तो फिर आप गोल मोल फेंटने लग जाएंगे, सबको मिक्स करने लग जाएंगे। फिर सैटेलाइट भी दोनों होता है, आप अगर देखेंगे तो पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट के अलग पर्पस है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट के अलग पर्पस है, राइट। तो स्वाभाविक रूप से पर्पस के अकॉर्डिंग दोनों अलग है, तो दोनों को डिफरेंट पार्ट में बांटा जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको क्या है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप सिनॉप्सिस बना करके बांटते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती चलेगी, ठीक है। तो सिनॉप्सिस को दिमाग में नहीं, जीएस में अगर आपका वैसे भी नहीं तो घर में कम से कम सिनॉप्सिस अगर आप हर टॉपिक का बना के रख लेंगे तो ये लास्ट टाइम के रिवीजन में भी काम आएंगे। तो सिनॉप्सिस कम से कम आपके नोट्स के ऊपर छोटा सा सिनॉप्सिस जरूर होना चाहिए। अगर आप मेंस का नोट्स बना रहे हैं तो छोटा सा सिनॉप्सिस कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट मुझे लिखना है। ये अगर सिनॉप्सिस अगर आपको एग्जाम में याद है ना, तो आप आंसर, कई बार क्या होगा कि आप आंसर भूलते भूलते भी 350-400 शब्द में बड़े आसानी से लिख देंगे। अगर सिनॉप्सिस नहीं याद है तो फिर आप दिमाग पे जोर डालेंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और फिर आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो इसको आदत बना लीजिए, कुछ ही दिन के बाद ये आदत पड़ जाएगी आपको लिखने की। ये राइटिंग आर्ट है, ठीक है। हाँ, और कुछ? हाँ जी, आशुतोष बताइए। देखिए, आर्गुमेंट जो होता है वो फेवर और अगेंस्ट में जो होता है वो ऐसे टॉपिक्स या ऐसे डिसीजंस होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें आर्गुमेंट बनता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आर्गुमेंट बनता है। वो आपको क्लियर दिख जाएगा। जैसे मान के चलिए ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के दोनों चीजें होंगी, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। सोशल मीडिया का निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। इंटरनेट का यूजेज एंड मिस यूजेज दोनों होगा।
लीकर बैन का क्या होगा, फेवर में भी होगा और अगेंस्ट में भी आप लिखेंगे, तो टॉपिक आपको खुद दिख जाएगा। दार्शनिक विषय में हो सकता है जैसे पूछ दे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, तो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के अगर पूछ दे कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या ईश्वर सच में है, या इस तरह के दार्शनिक अगर विषय पे पूछ दे, तो ईश्वर है इसको लेकर के जितने प्रमाण लोगों ने दिए हैं वो देखना है कि दुनिया में नैतिकता है। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हम हमारे अंतर से खुद एक आवाज आती है, तो हमें लगता है कोई ना कोई ईश्वर है जो हमें देख रहा है, जो हमें ये एहसास करा रहा है। फिर उसके बाद जिन लोगों ने कहा है कि ईश्वर नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, उनके भी तर्क है। तो जितने भी मुद्दे होते हैं वो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपको खुद ही दिख जाएगा। जैसे आप कोई टॉपिक मुझे बोलिए, तो आप 2-4 टॉपिक जैसे अभ्यास करेंगे तो आपको लग जाएगा कि इसमें ये डिबेट वाला टॉपिक है कि नहीं। डिबेट वाला टॉपिक अगर होगा उसमें तो पक्ष और विपक्ष दोनों होगा, ठीक है। सभी में पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। जैसे शिक्षा है, शिक्षा का महत्व है, तो शिक्षा के महत्व का विपक्ष हो ही नहीं सकता है। शिक्षा सर्वमान्य रूप से व्यक्ति को क्या बनाता है, एक बेहतर इंसान बनाता है, तो शिक्षा के विरोध में तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता है। तो शिक्षा का महत्व जो है, तो उसके विरोध में आप कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि शिक्षा के ये फायदा के अलावा शिक्षा के नुकसान भी है, ज्यादा पढ़ लिख लेती है तो बहू घर का काम नहीं करती है, ज्यादा बेटा पढ़ लेता है तो माता पिता की इज्जत नहीं, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके अगेंस्ट हो ही नहीं सकते, वो डिबेट वाला टॉपिक या डिबेटेबल होता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे यूज ऑफ इंटरनेट है तो उसका मिसयूज भी है, मीडिया है तो उसके मान के चलिए तो उसका दोनों पक्ष है, इंटरनेट है तो दोनों पक्ष है, सोशल मीडिया है तो दोनों पक्ष है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक आपको खुद दिख जाएंगे। जो अच्छा है वो सर्वमान्य रूप से अच्छा है। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा का महत्व है, तो उसकी बुराई लिखने का कोई सवाल ही नहीं है। महिला शिक्षा पे अगर पूछ दे महिला सशक्तिकरण, तो उसके आप अगेंस्ट में लिखेंगे ही नहीं कि नहीं महिला पंचायत में मुखिया बन जाएगी तो पति की इज्जत नहीं करेगी। आप उसको आप महिला सशक्तिकरण के विरोध में लिखना ही नहीं है। तो ये सब टॉपिक आपको खुद दिख जाएंगे, 2-4 अभ्यास करेंगे कि किसके विरोध में भी मुझे लिखना है। ठीक है, क्लियर है आशुतोष जी? चलिए चलिए आगे, और कोई सवाल आप लोग के? हम लोग 6 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। नंबर 6 है एसे राइटिंग प्रिपरेशंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। निबंध लेखन की तैयारियां, यानी कि आपको निबंध लेखन की तैयारी कैसे, आप देखिए, आप खुद सोच करके देख लीजिए कि मैं जब आप लोगों से वेबिनार करने वाला था तो मेरी भी एक प्रिपरेशन रही होगी, क्योंकि ऐसा थोड़े है कि मुझे किसी ने आकर के रातों रात ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया। हर टीचर होमवर्क करके आता है, मैं भी होमवर्क करता हूँ, और हर टीचर दुनिया के बड़े से बड़े टीचर होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बचपन में कभी पढ़े हैं उसी चीज़ को पढ़ा रहे। समय के अनुसार अपडेट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, अपने लेक्चर प्लान तैयार करते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तो शाम तक जितने भी लेक्चर अटेंड करने होते हैं, सेमिनार अटेंड करने होते हैं, वेबिनार अटेंड करने होते हैं, सबकी एक प्लानिंग करके लैपटॉप पे और तब जाकर के निकलते हैं। तो आपका जो ये वेबिनार है, आप इसमें भी आपने देखा होगा कि एक स्ट्रक्चर है, एक सिनॉप्सिस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो सिनॉप्सिस देखिए कितना जरूरी होता है। कहने का मतलब है कि जैसे आंसर राइटिंग में चाहे वो एसे और जीएस का हो, वैसे इस वेबिनार में भी मैंने अपना एक सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे और आप भी कहीं जाएंगे तो आपका दिया हुआ कोई सी भी मुद्दे पे जो एक भाषण अगर कहीं पे आपको आमंत्रित किया जाता है सम्मानित रूप में 15 मिनट का, तो आपका एक सिनॉप्सिस होना चाहिए। ठीक है, दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये बात अभी कहनी है, ये बात कौन सी बातें कब कहनी है। आदरणीय, सम्माननीय, माननीय से शुरू करेंगे तो आप पहला तो यही शब्द होगा ना आपका, कि ऐसा थोड़े कि पूरा भाषण देने के बाद आप बोलेंगे आदरणीय, माननीय, सम्माननीय। तो एक वो होता है ना, एक सिनॉप्सिस ही तो होता है वो। तो भाषण में भी एक सिनॉप्सिस होता है, हर जगह होता है, चाहे वो हिडन हो चाहे वो दिख रहा हो, सिनॉप्सिस हर जगह होता है। तो मेरे इस वेबिनार का भी सिनॉप्सिस है और इसीलिए हम लोग उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए सिनॉप्सिस। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, एसे राइटिंग प्रिपरेशन, यानी निबंध लेखन की तैयारियां। क्या क्या तैयारी हम लोगों को निबंध लेखन के लिए हम लोगों को करना चाहिए देख लीजिए। तो हम लोग की जो सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है, चाहे आप क्लास ज्वाइन करें ना करें, खुद से भी करें, अगर आप खुद से भी ऐसे राइटिंग अगर आप करते हैं, आपको लगता है कि नहीं खुद से तैयार करना चाहिए, दिल्ली वालों को, मुखर्जी नगर वालों को नहीं देना चाहिए फीस, तो तब भी अगर आपकी इच्छा हो कि कभी मैं कॉपी चेक करा लूँ कि मैंने कभी निबंध अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, तो आप उसका वो बना करके, फोटो खींच करके, स्कैन करके आप उसका PDF बना करके आप शेयर कर देंगे, तो उस कॉपी को भी हम लोग चेक करके भेज देते हैं। हम लोग का कोई ऐसा दुर्भावना नहीं रहती है कि हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं नहीं लिए हैं, किसी भी स्तर पे कहीं पे भी कोई गाइडेंस। हाँ, उसकी एक लिमिट होती है। अब बैचेस में सबको फ्री नहीं किया जा सकता, आपको भी पता होगा मुखर्जी नगर में इतना एक्सपेंस है सारी चीज़ें, लेकिन एक्सपेंसिव है चीज़ें। लेकिन बावजूद अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो
कभी छोटा मोटा कभी भी कुछ बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, कभी कोई आंसर चेक कराना चाहे। इस बार भी कई सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया था कि कहीं और से पढ़े थे उन्होंने, हमने जानना भी नहीं चाहा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन उनको ऐसे राइटिंग में दिक्कत आ रही थी एग्जाम से 10-15 दिन पहले। तो उन्होंने कई सारे ऐसे लिख करके मुझे भेजे थे, मेरे पास अभी भी पीडीएफ है उन स्टूडेंट्स का। मैंने उनको पूरा कॉपी चेक करके उनको और जो जो टिप्स देना था दे करके वापस उनको मैंने फॉरवर्ड किया उनके उस ऐसे को। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे भी आप लोग का स्वागत है अगर कभी भी किसी भी तरह का हेल्प हो तो। अब देखिए तैयारी, उसके अलावा आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्या क्या तैयारी, आपको रेगुलर न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो आर्टिकल्स आते हैं, आप अगर अखबार में देखेंगे तो अखबार में कई सारे लेख आते हैं, उसके बाद जाकर के पत्रिका कोई भी पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, दृष्टि का पढ़ते हैं, क्रॉनिकल का पढ़ते हैं, तो उसमें एक अच्छे स्टैंडर्ड मैगजीन में आर्टिकल्स होते हैं, योजना में भी आर्टिकल होते हैं, कुरुक्षेत्र में भी आर्टिकल होते हैं, इंटरनेट पे भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं कई बार, राइट। उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि एडिटोरियल, चाहे वो किसी भी मैगजीन का एडिटोरियल हो या फिर चाहे किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हो, वो क्या होता है, वो एनालिटिकल होता है, वो विश्लेषणात्मक होता है। चीज़ों को विश्लेषण जब आप करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जब कोई लेख पढ़ते हैं तो उसमें विश्लेषण पूरा होता है, किसी के बारे में बढ़िया ढंग से बताया गया होता है। तो वैसे आप लेख को और संपादकीय को पढ़ें, और अगर ऐसे कोई अगर संपादकीय या लेख आता है और तो उसको आप कलेक्ट भी कर लें, कलेक्शन करके अपने पास फाइल बना करके या फोल्डर बना करके उसको रखते जाए। अगर इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट पे भी आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। मोबाइल में तो खैर डिलीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट वगैरह सब रखना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उसमें वो रहता नहीं है ज़्यादा दिन तक, मुझे भी पता है ना, तो यूज होता है। तो रेगुलर आपको आर्टिकल और एडिटोरियल स्टडी करनी है, उसको कलेक्शन करना है। उसके बाद जाकर के फिर क्या करना है, देखिए तो अभी तक अगर जिन लोगों ने डायरी लिखने की आदत नहीं डाली होगी, कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। हम लोगों ने, मुझे याद है कि हम लोग मैं 7th या 6th में था, तब से मैं डायरी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता था कि साल के शुरुआत में कोई ना कोई डायरी दे देता था, और जब डायरी देता था तो एक आदत पड़ गई थी लिखने की, डेली कुछ ना कुछ लिखते हैं। हाँ, ऐसी बातें राज ना लिखे कि कल हो करके, तो कहने का मतलब है कि अगर कुछ ना कुछ मिलता है तो आप कलेक्ट कर ले। जैसे आपने किसी से बात किया और महिला से जुड़ा हुआ कोई एक बड़ी अच्छी लाइन आपको किसी ने बोल दी, आप उसको सुनेंगे, वाह वाह भी करेंगे, भूल भी जाएंगे। आप टीवी देख रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ अच्छी बातें निकल करके आ गई, राइट, तो वो बातें कई बार हो सकता है कि आपके दिमाग से स्किप भी कर जाए। जैसे घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ठीक है, अब इस तरह की जो लाइन है अगर आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगा तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, और आप अपने डायरी में अगर लिखते जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा डायरी बन जाएगा, जिसमें बच्चों से रिलेटेड, महिला से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड आपके पास शायरी, दोहा, कविता, कहानी कलेक्ट हो जाएगा। और ये डायरी जो है, ये डायरी आपको आपके काम आएंगे, और कई जगह आप उसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम में 3 ऐसे लिखना है, आपको पास अगर 40-50 शायरी याद है तो 2-3 शायरी तो उसमें से वो निकल ही जाएगा जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो ये सब काम आएगा। तो रेगुलर आपको क्या करना है, कविता, शायरी, कहानी, इन सब को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लिख करके अपने डायरी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये डायरी आपको क्या करेगा, एक स्मार्ट बनाएगा। आपके पास अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो इससे क्या होगा कि आप कहीं भी जाते भी हैं, अगर आप वैसे भी ऐसे राइटिंग में तो यूज होगा, कहीं भी जाते हैं जीवन में, कहीं पे कुछ चर्चा विषय पे हो रहा हो, वहाँ पे अगर आप 1-2 लाइन अगर इस तरह की बातें बोलते हैं तो वाहवाही अंत तक आपकी ही होती है। ठीक है, आपके चले जाने के बाद भी कि देखो कितना अच्छा, और ये इतिहास बन जाता है। मतलब कई, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको आसानी से ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ अच्छी वाले जो चीज़ें होती है उसको कलेक्ट करके अगर आप रखते हैं तो ये काम आएंगे ऐसे में, तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जाकर के फिर क्या है कि रेगुलर ऐसे लिख के अपने टीचर से चेक कराना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित रूप से निबंध लिखिए, आप उसे अपने शिक्षक से चेक करवाइए और रेगुलर उसका प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे विराट कोहली भले ही 26,000 इंटरनेशनल रन बना चुका है, आज भी वो कवर ड्राइव की, स्टेट ड्राइव की प्रैक्टिस करता है, डेली 2 से 3 घंटा नेट पे बिताता है। ऐसा थोड़े है कि विराट कोहली अपनी इनिंग को भूल गया है या अपनी बैटिंग को, बावजूद उसके विराट कोहली क्या कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको भी रेगुलर जो है वो ऐसे राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहनी है। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन ये करना है कि हम लोगों के पास जो ऐसे का प्लान है, देखिए फाइनली आपको पता है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें क्या है कि बैचेस जो है वो चलते हैं, और जो स्टूडेंट्स की फ़ी देती है उसी से संस्थान चलती भी है। तो स्वाभाविक रूप से जो
इस तरह का कोई भी अगर होता है तो उसमें हम लोग बैच को भी प्रमोट करते हैं कि कई स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं कि जब 1-1.5 घंटा में इतनी बातें अच्छी लगी, समझ में आई, तो आगे 100 घंटा अगर बिताएंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐड ऑन हो ही जाएगी। अगर सब कुछ आता है तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है वो भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो ये हम लोगों ने प्लान तैयार किया हुआ है, ये विजय सर ने स्पेशली तैयार किया हुआ है। आप लोगों का एसे राइटिंग का जो ये प्लान है वो ये है, देखिए तो इसमें प्लान ए है एसे ऑनलाइन क्लासेस, चूंकि पूरी तरह से मोबीशाला बिहार सिविल एकेडमी ऑनलाइन है। तो यहाँ पे क्या है कि 70वीं और 71वीं का जो बीपीएससी का जो एसे राइटिंग है ऑनलाइन कोर्स, उसका प्लान ए है। और इस प्लान ए में क्या होगा कि मेरे द्वारा और भी कुछ टीचर्स के द्वारा, बेसिकली मेरे ही निर्देशन में होगा ये। क्या करेंगे हम लोग, तो इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको कैसे एसे लिखना है, किसी भी टॉपिक पे डेप्थ लर्निंग भी होगी, और कोशिश करेंगे कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, मतलब क्लास में सिर्फ मनोरंजन ना हो बल्कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, शॉर्ट्स और शॉर्ट्स जो वीडियो आते हैं वो सब रील्स हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उससे किसी का सिलेक्शन नहीं होना है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के किसी शॉर्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। आपको डीप स्टडी, डीप लर्निंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये तो सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद जाकर के कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट, कहने का मतलब 100+ लेक्चर्स होंगे, 100 घंटे प्लस का। यहाँ पे आवर्स की बात कर ले हम लोग तो, क्योंकि लेक्चर्स की साइज अलग अलग दिन अलग अलग होती है, कभी 1.5 घंटे में भी, कभी 1.25 घंटे में भी हो जाती है खत्म। उसके बाद जाकर के डाइवर्स टॉपिक होंगे, यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक के अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, फिलोसॉफिकल के अलावा डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि क्लास में डिस्कशन भी हो आपस में। सारे के सारे मैं चैट भी लेता हूं, अगर आप देखेंगे तो वॉइस चैट अभी है, तो वैसे भी अगर टेक्स्ट चैट भी होती है ऑनलाइन क्लास में, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर भी लेता हूं आपके। और डिस्कशन में मतलब मेरा हमेशा स्क्रीन पे ध्यान रहता है, कभी भी किसी स्टूडेंट का आज तक नहीं हुआ कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया हो। उसके बाद जाकर के पर्सनलाइज सपोर्ट तो हमेशा है ही। कुछ ही ऐसे टीचर है जिनके नंबर हर स्टूडेंट के पास होते हैं, मैं नंबर देने में कभी अपना मार्क, ये क्या कहते हैं, अपना मोबाइल नंबर देने में कभी हिचकता नहीं हूँ। ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो फी है, फी हालांकि मैं टीचर हूं, मुझे डिस्कशन नहीं करना चाहिए था ये फी, ठीक है, लेकिन मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। फी की बातें मैं नहीं करता हूं जनरली, आप लोग को बता दो, मेरा काम पढ़ाना होता है। तब भी मेरे पास ये स्लाइड आ गया है चूंकि, तो अब मैं डिस्कशन कर ही देता हूं। तो इन्होंने जो संस्थान ने रखा है, बिहार सिविल एकेडमी ने, प्लान ए के लिए जो फी रखा है वो 10,000 प्लस 18% जीएसटी रखा हुआ है, 10,000 प्लस जीएसटी 18%। अब आगे ध्यान से सुनते जाइए। अब प्लान बी क्या है, तो प्लान बी में ये सारे फीचर्स है, देख लीजिए, इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव है, सारा कुछ नोट्स है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है, क्लास नोट्स वगैरह सब है, सारा कुछ है। ये भी पूरा का पूरा एक्सेस भी आपको मिलेगा, क्लास भी चलेगी, सारा कुछ होगा, सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको लगेगा। इसकी फी 5,000 प्लस जीएसटी है। और जो थर्ड है प्लान सी जो है, उसकी फी 6,000 प्लस 18% जीएसटी है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, इंक्लूड है। ठीक है, ऐसे राइटिंग का टेस्ट सीरीज भी है, 1-to-1 गाइडेंस भी है, उसके बाद जाकर के बाकी सारा सपोर्ट्स भी है, मेरा सपोर्ट भी रहेगा उसमें, इंडिविजुअल भी सारा कुछ। कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मेरे लिए प्लान तैयार कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो है वो 10 से 6 ऑफिस होता है। उसके बाद कुछ बोलेंगे कि मैं सिर्फ वीकेंड में 2 दिन पढ़ पाता हूं, तो मेरे लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 2 बार से पीटी निकाल रहे हैं लेकिन मेंस में फंस जा रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग होगी। तो सबकी प्लानिंग अलग अलग होती है। तो ये सब जो पर्सनलाइज होती है चीजें, ये चीजों पर भी हम लोग बात करते हैं और समय देते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, और इसकी जो फी है ऐसे राइटिंग के लिए वो 6,000 प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन ये सारे के सारे जो फीस है, उसमें एक चीज और है कि इन सभी को मर्ज कर दिया गया है, ए, बी और सी, और उसमें 70% लगभग डिस्काउंट कर दिया गया है। और ये पूरी तीनों प्लान, उसमें जितने फीचर्स आपने देखे सबको मिला करके, हालांकि फी तो बनता है 21,000, लेकिन उसको सबको करके फाइनली ये फी है सिर्फ, इसमें कोई जीएसटी अलग से नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, सिर्फ 5,999 में पूरा निबंध का कार्यक्रम है, जितने फीचर मैंने बताए सब है। और आपका जो है वो आपका 3 सिलेक्शन, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, आपको 100 आवर की से ज़्यादा की क्लासेस मिलेगी, आपका वैलिडिटी कोर्स का 1 ईयर रहेगा। बाद में भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत उसको वैलिडिटी को, अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो उसको बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें, ये फ़ी है ओरिजिनल फ़ी फाइनली ऐसे राइटिंग का। ठीक है, ये चीज़ें जानना जरूरी था। तो ये, हालांकि मुझे बड़ा संकोच होता है, मैं फीस भी कभी भी डिस्कशन नहीं करता हूँ स्टूडेंट के साथ, लेकिन मेरे पास स्लाइड है, अगर ये नहीं पता चलेगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को ये है यहाँ पे कि आप लोगों के कुछ और सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह सब ले लेता हूँ। और ऐसी चीज़ें जो अदर है, जो
एकेडमिक नहीं है, जैसे अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड है, फ़ी, या कई स्टूडेंट के ऐसे डाउट्स होंगे कि 2 बार में दे सकते हैं नहीं कई, तो 2 बार में भी फैसिलिटी है ये। कहने का मतलब है कि आप इंस्टॉलमेंट में 2 इंस्टॉलमेंट में भी इसको आप पे कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा चीज़ें अगर जानना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें, तो वो जो नंबर दिया गया है जो इंक्वायरी वाला, उससे आप उनके नंबर पे निरंजन जी से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ और क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, क्वेरीज है तो बताइए। जी, डेट अभी डिसाइड मैनेजमेंट वाले कर लेंगे। जैसे आप लोगों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक ठाक हो जाएंगे तो वो डिसाइड कर देंगे कि कितने तारीख से, यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डेट आप ही लोगों के उसके अकॉर्डिंग तय होगा ये। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स अब सेशन ग्रुप से भी लेफ्ट करने लग गए। अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत होने लगी, कुछ स्टूडेंट लेफ्ट भी कर रहे हैं ग्रुप से। खैर कोई ना, अपनी अपनी मर्जी है। तो हाँ, जीएस का अलग से बैच है, उसका उसको लेकर के हम लोग आएंगे। जैसे जीएस मेंस का लेकर के भी मैं आऊंगा, वेबिनार लेकर के आऊंगा। 70वीं अभी पीटी सामने है, तो पीटी में 100 प्लस कैसे स्कोर किया जाए, कौन कौन से एरिया को पढ़ा जाए, उसको लेकर के भी एक वेबिनार कर लेते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट जो वेबिनार होगा वो या तो 70वीं पीटी का होगा या 70वीं मेंस का होगा। ठीक है, हम लोग सब चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे। जैसे एक वेबिनार में मैं अच्छी अच्छी बातें बोल दूँ और उसमें मैं निबंध के नाम पर सब कुछ बोल दूँ, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने टाइम लिया, समय लिया, हम लोगों ने लगभग 3.5 घंटा से ज़्यादा समय लिया निबंध में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 घंटा समय ले मेंस जीएस में, 2-3 घंटा समय ले पीटी क्यों नहीं निकल रहा है, किसी का 90 पे क्यों अटक रहा है, 85 पे क्यों अटक रहा है, 100 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है, उसका एक अलग से वेबिनार कर लेंगे 70वीं पीटी के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एक अलग कर लेंगे, जीएस का, मेंस का एक अलग कर लेंगे। ये फुली डेडिकेटेड था, यानी इसमें हम लोगों ने कोशिश नहीं की कि थोड़ा सा जीएस के बारे में बात कर लूँ, कोई नहीं। ठीक है, जीएस का अलग से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जीएस का भी है, जीएस की तो बैच चलती है यहाँ पे, क्योंकि जीएस की ही तो चलती है। निबंध तो अब ऐड हुआ है ना सिलेबस में, पहले से जीएस की पीटी मेंस की चल ही रही है। जी, और कुछ सवाल? हैंड रिटेन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हैंड रिटेन जैसे क्लास नोट्स होता है। जैसे क्लास में किसी बच्चे को मैंने निबंध पढ़ाया, अब दिक्कत यह है कि आप पवन जी हो सकते हैं किसी दूसरे जिले से होंगे, अभिषेक जी दूसरे जगह से हैं, तरुण जी सिवान से है, आज ही सुबह मुझे मैसेज किए थे, याद आ गया, नीतीश जी हैं, रंजीता अलग जगह से है, शायद कहाँ से है, लखीसराय से या कहीं से है, कमोद जी है अलग जगह से, रोहित जी अलग जगह से है। तो कहने का मतलब है कि होता क्या है कि जो क्लास नोट्स होती है, जैसे मैं थॉट्स कई सारी चीज़ें बोलता हूँ तो वो मैं लिख के नहीं लाता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैं लिख के आता हूँ और क्लास में मैं निबंध लिखाता हूँ। तो मेरे पास भी कई बार क्या होता है कि मेरे जो लिखवाए गए निबंध है, क्योंकि जब मैं निबंध में मैं डूब जाता हूँ तो चीज़ें खुद अंदर से बाहर आती है, वो मैं खुद ढूंढता हूं, तो मुझे कॉपी नहीं मिल पाता है स्टूडेंट से, क्योंकि ज़्यादातर सब स्टूडेंट ऑनलाइन वाले होते हैं, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं, तो हो नहीं पाता है। देखिए होता क्या है कि क्लास नोट्स किनका मिल जाता है, जिनके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। तो क्लास में क्या किया जाता है, जो स्टाफ होते हैं वो किसी बच्चे को गौर से देखते हैं कि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं और क्लास में नोट्स बना रहे हैं, तो उनका अगर हैंडराइटिंग अच्छा होता है तो उससे कॉपी एक दिन के लिए ले लेते हैं और वो उसका जीरोक्स करा लेते हैं, वही होता है क्लास नोट्स। तो यहाँ क्लास नोट्स जो है हमें खुद नहीं मिल पाता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, और वो अपने अपने लेवल पे वो लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वो मोबाइल ऑन करके पढ़ रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता चल पाता है। उसी में से क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जब आंसर भेजते हैं तो तब हमारे पास आंसर आता है। तो क्लास नोट्स हमें हम लोग को खुद दिक्कत होती है, किसी को कैसे प्रोवाइड करा पाए, ये समस्या है। और बाकी हम लोगों ने बैच को इतना कम रखा हुआ है, फीस की कहने का मतलब कोई समस्या ही नहीं है। आज के डेट में मतलब इतना ज़्यादा खर्च है, सारी चीज़ें महंगी है, उसमें अगर कोई इतना मिनिमम पे अगर आपको एक पेपर की गारंटी ले रहा है कि हम पास कराएंगे, कहने का मतलब है कि 900 में से 300 मार्क्स का है, तो कम से कम उस शिक्षक की बात भी की जाए जो शिक्षक गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे ऑफर्स को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक मिनिमम फी तो बनता है ना। तो वो एक मिनिमम फी संस्थान के द्वारा रखी जाती है। अब आप देख लीजिए कई संस्थान ऐसे हैं मुखर्जी नगर में जिनके लाखों में फी है, राइट। तो उसकी तुलना में तो हम लोग वैसे फी पे डिस्कशन नहीं करते हम लोग शिक्षक, लेकिन तब भी हमें पता होता है ना कि संस्थान अगर एक सीमा से कम फी करती है तो उस संस्थान को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके इंटेंशन बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास फंड्स ना आए, आप जरूरत से कम फीस कम कर दे, तो फिर हो सकता है कल होकर वो संस्थान बंद हो जाए।
ऐसी भी होती है संस्थान, क्यों बंद होती है? यानी आपका जो उद्देश्य है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, वो तभी पूरा हो सकता है जब आपका बजट में हो चीज़ें। अगर आपके बजट से बाहर चली जाएगी, आपके एक्सपेंस जितना है उतना नहीं आ रहा है, आप सारी चीज़ों को फ्री कर दे रहे हैं, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? मैं भी अगर बिहार से आया हूँ, अगर दिल्ली में आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से बिहार में मेरा गुजारा नहीं हुआ, खर्च नहीं चला, तब तो मैं दिल्ली आया हूँ, राइट? और अगर मैं दिल्ली आकर के भी अपना खर्च नहीं चला पाऊँ, बिहार से ही मंगवाऊँ अगर खर्चा पानी, राशन पानी, तो फिर कैसे चलेगा? तो बात वही है। कोशिश ये की गई है कि इतना फी रखा जाए कि स्टूडेंट के रेंज में हो, ठीक है? स्टूडेंट के रेंज में हो और जो अच्छा करना है। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, और उसमें भी वो निबंध के साथ जस्टिफाई कहाँ कर रहे हैं? बात वो है ना। बात जी, बात ये है कि वो ऐसे राइटिंग कहाँ करवा रहे हैं? वो ऐसे के लेक्चर्स दे रहे हैं, हाउ टू राइट ऐसे, ठीक है? वो क्लास में ऐसे राइटिंग नहीं करवा रहे हैं ना, मैं पूरा का पूरा ऐसे राइटिंग करवा दे रहा हूँ, आपको निबंध लिखवा दे रहा हूँ क्लास में, ठीक है? ये चीज़ें ज़रूरी है, अब मुझे भी रिसर्च करना पड़ रहा है, ठीक है? बड़ा अच्छा होता प्रोफेसर बन जाते बिहार में। हाँ, जी, जी। हाँ, निरंजन जी, कमेंट है किसमें? अच्छा, 1 मिनट मुझे ऑन करना पड़ेगा। कमेंट शो नहीं कर रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, कहाँ शो करेगा? हाँ जी, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें कहीं पे वो दिख नहीं रहा है मैसेज, ठीक है? हाँ, जी। GS2 में दिक्कत आ रही है। तो GS2, अच्छा राम बाबू जी, तो GS2 जो है, GS2 का मतलब हो गया आपका पॉलिटी, ठीक है? GS2 का मतलब आपका हो गया ये क्या कहते हैं, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, और उसके बाद जाकर के आपका हो गया साइंस एंड टेक, राइट? तो आपको सबसे पहले तो एनालिसिस ये करना है कि GS2 में सेक्शन कौन सा है जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। क्या साइंस टेक में कम आ रहे हैं, या फिर आपके इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो कंबाइंड वाला है उसमें नहीं बन रहा है, या पॉलिटी में नहीं बन रहा है? तीनों में देखना है आपको। अगर कॉपी आप अगर RTI से मंगा सकते हैं तो RTI से कॉपी मंगा लीजिए, सबसे बेहतर जजमेंट आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास RTI से कॉपी आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एवरेज मार्किंग कौन से क्वेश्चन में हुई है। क्वेश्चन वो किसी सेक्शन का हो सकता है, फिर उस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। कहने का मतलब है कि या आपको खुद भी याद आ रहा हो कि मेरा पॉलिटी खराब हो गया था, या मेरा साइंस टेक का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, या मेरा ज्योग्राफी या इकोनॉमी नहीं बन रहा है जो कंबाइंड है, तो फिर आप उस पर सब्जेक्ट वाइज मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, उस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है मैं बता दूंगा। जैसे पेपर 2 में तो 4 सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा। 2 सब्जेक्ट एक सेक्शन में है, सेक्शन 2 में है, एक सेक्शन में पॉलिटी और एक सेक्शन में साइंस टेक्नोलॉजी है। तो आप उसमें से, आपको खुद पता है कि उसमें से कौन से में मैं वो कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है? मेरा नंबर ले लीजिए, हम लोग बात कर ले, मैं पर्याप्त समय दे दूंगा। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ये और क्वेश्चन पढ़ के सुना दीजिए अगर है किसी का तो। जी अभिषेक जी, अच्छा राम बाबू जी, वेलकम। अभिषेक जी, जो फ्रेशर है, कहीं से भी जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, उसी दिन से आपकी तैयारी की शुरुआत हो जाती है। चाहे आप 12th में पढ़ रहे हो, मैं खुद अपना बता दे रहा हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की तो पता चला कि वो 11th में पढ़ रहे हैं, वो 12th में पढ़ रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि इतनी जल्दी क्यों तैयारी, तो उनका कहना है कि जब तक ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन मेरा ऐसे सब्जेक्ट से है जो बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, तो हम लोग साथ में लेकर के चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुरंत एलिजिबल। आपने बिहार में खुद देखा होगा, 22 साल में SDM बने थे, तो 22 साल में जो SDM बना था उसने तैयारी कब की शुरू हो गई, उसके दिमाग में तो 17-18 साल में आ गया होगा चीज़ें। तो फ्रेशर भी अगर है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपकी एक लेखन शैली विकसित होती चली जाती है, और ये आपके काम आएंगे आगे मेंस राइटिंग में। यानी कि आप अगर निबंध से भी शुरुआत करते हैं तो ये एक ऐसा सेक्शन होगा, इंटरेस्टिंग सेक्शन, जो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं पहले PT पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। आप BPSC का जो अब रेगुलर वाला जो कैलेंडर है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कभी भी PT के बाद मेंस नहीं पढ़ा जा सकता है। आज के डेट में PT, मेंस और निबंध की साथ में तैयारी की जानी चाहिए। बस जो एग्जाम जब हो उससे 2 महीना पहले उस पैटर्न पे आ जाना है। यानी जब आप मेंस पढ़ रहे होंगे, मैं GS का इसीलिए डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि GS मेंस का और GS PT का हम अलग से वेबिनार करने वाले हैं। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे
मेंस के नोट्स आपके पीटी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए जरूरी है पढ़ना, यानी पीटी के समय भी मेंस का नोट्स पढ़ना है और मेंस के समय भी पीटी का नोट्स पढ़ना है, लेकिन वो कैसे पढ़ना है वो चीजें हम लोग अलग से वेबिनार कर लेंगे। ठीक है आशीष, अभिषेक जी, तो निबंध आप ज्वाइन कीजिए, एकदम तनाव मुक्त होकर के आप निबंध से जुड़िए, मजा भी आएगा क्लास में। स्टार्ट कर सकते हैं आप ऐसे से। हाँ और कुछ? वेलकम। और कुछ? हाँ अगले सप्ताह कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कई सारे मैं बता दूं, देखिए हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का स्टूडेंट और टीचर के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनके ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो वेबिनार में भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं सब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, हर स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। तो हम लोग ऐसे स्थिति में, ठीक है, अच्छा धीरज जी का कोई क्वेश्चन पढ़ के सुना देंगे, क्योंकि मेरे पास उनका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, बस धीरज जी का एक मैसेज आया है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, उसमें है, आप निरंजन जी लाइन पे ही है, बीपीएससी मोवीशाला नाम से जो दिख रहे हैं, यहाँ के मैनेजमेंट है लाइन पे, उनसे आप बोलिए बोलिए बात कर लीजिए, उन्हीं के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे बोला है या पहले से चला आ रहा है कि आप जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही बार सक्षम हो देने में, तो इंस्टॉलमेंट की तो फैसिलिटी है ही, कई संस्थानों में नहीं है लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, कई संस्थान में नहीं है क्योंकि उनके इतना ज़्यादा चलता है कि उनके फुल फी देने के बाद ही स्टूडेंट को वो एंट्री देते हैं। हमारा संस्थान है, छोटा संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान नहीं है, हम लोग कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब बड़े बन जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास भी समय ना हो इतना बात करने का, वो बात की चीज़ें हैं। चलिए ओके धीरज जी। और हाँ, तो कौन सा मुद्दा, मैं कुछ किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहा था। हाँ हाँ, तो पीटी और मेंस का हम लोग वेबिनार करेंगे। पीटी में जानेंगे कि मेंस के नोट्स का कैसे यूज होता है और मेंस में पीटी के नोट्स का कैसे यूज होता है, कैसे दोनों चीज़ों को साथ में पढ़ी जाएगी, कौन कौन से विषय को साथ में लेकर के चलना है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि 70वीं पीटी या 69वीं पीटी 68वीं पीटी में ये देखा गया था कि वन लाइनर से सबका नहीं निकल रहा है पीटी, यानी कि ज़रूरत है उनको इसमें क्या करने की, सुधार करने की। ठीक है, यानी कि आपके अप्रोच में, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे बदलाव करने हैं, उसकी मैंने पूरी प्लानिंग तैयार की हुई है कि कैसे 70वीं के पीटी को मेंस के साथ पढ़ा जाए और लास्ट समय में कैसे पूरी तरह से पीटी के तरफ ओरिएंटेड, पीटी ओरिएंटेड तैयारी की जाए। तो उसका एक वेबिनार अलग से करेंगे। वासुदेव पंडित जी गुड इवनिंग, खुश रहिए। बताइए और कोई सवाल हो आप लोग? अच्छा इकोनॉमिक, अच्छा जी, अच्छा अच्छा, प्री का इकोनॉमिक्स, अच्छा प्री का इकोनॉमिक्स नहीं बन रहा है आपसे ना, तो प्री का जो इकोनॉमिक्स आपका नहीं बन रहा है उसका देखिए, अच्छा समझ गया मैं। उसके लिए क्या है कि आपने ना पूरा डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ा है। आप एक काम कीजिए, एक सोर्स में बताता हूँ, उस वाले में भी मैं चर्चा करूंगा। प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है उसी का एक इकोनॉमी का अतिरिक्तांक आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था करके, और वो अतिरिक्तांक पब्लिश होती है कब, जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाती है तो उसके बाद आती है। उसकी जो इकोनॉमी है, चूंकि इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने शामिल किया है, तो 8 से 10 क्वेश्चन तो इकोनॉमी में आ रहे हैं आराम से। आपका उसको पढ़ने के बाद, अभी तक आपने जो नोट्स पढ़े हैं उसके साथ अगर आप प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को ऐड कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा आराम से क्वेश्चन, 80% उसमें भी बन जाएगा, नहीं दिक्कत आएगी उसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भूगोल पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, 6 to 12 पढ़ ही रहे हैं आप। और लेकिन जो बेस होगा आपका, मतलब मैं जो मेन होगा वो 11वीं 12वीं का होगा। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हाँ बिल्कुल मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी पढ़ते समय, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी भी मैं ही पढ़ाता हूँ बीपीएससी वाले बैच में। तो एनसीईआरटी के साथ क्या दिक्कत है कि एनसीईआरटी जल्दी जल्दी अपडेट नहीं होती है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूं कि कई सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो अपडेट मांगता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ह्यूमन वाला पार्ट है 12th में जो है, 11th में आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी है, 12th में और उसके बाद जाकर के ह्यूमन वाला है, और 12th जो है उसमें
इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें सब जगह पे डाटा जो है वो पुराना है। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए तो है, लेकिन एनसीईआरटी डाटा के लिए नहीं है। एनसीईआरटी के किताब में जब आप जाएंगे तो छठे में सोलर सिस्टम है, सौर मंडल में अगर आप उसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ ये नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर अगर आप देखेंगे, बृहस्पति के कितने उपग्रह है तो आप उसमें देखेंगे उसमें 26-27 बताया गया है, और जबकि आप देखेंगे कि बढ़कर के 150 के आसपास होने वाला है। तो हम लोग जब सौर मंडल पढ़ाते हैं, मैं खुद बता दूं आपको कि जब मैं सोलर सिस्टम क्लास में पढ़ाता हूं तो आप भी चाहे तो नासा के वेबसाइट पे चले जाएंगे और आप जाकर के सोलर सिस्टम को पढ़ सकते हैं, वहां सबसे ज्यादा अपडेटेड होता है। ठीक है, अगर हो सकता है कल या परसों कुछ नई चीजें आ जाए, जैसे आपको पता है कि दुनिया में 5वां महासागर डिक्लेयर हो चुका है, जबकि एनसीईआरटी में 4 ही महासागर है। तो इस तरह की चीजें, उसके अलावा एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में माउंट एवरेस्ट की जो एल्टीट्यूड है वो 8848 मीटर है, जबकि एनसीईआरटी में जबकि जो लेटेस्ट डाटा है 2020 में ये क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है 8848.86 मीटर। तो इस तरह के डाटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी पुराना डाटा यूज करता है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे, लेकिन क्लास में जब हम लोग करवाते हैं तो एनसीईआरटी के उन जगहों को हम लोग अपडेट कर लेते हैं जहां जहां पे पुराने आंकड़े होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे नए आंकड़े पूछे जाएंगे, पुराने आंकड़े नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मेंस में भी आपको नया डाटा लिखना है। जैसे एनसीईआरटी में हो सकता है कि पुराना आपका एनसीईआरटी होगा तो उसमें आईएसएफआर कितना होगा, आईएसएफआर हो सकता है 2017 होगा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जबकि आपको पता है कि आईएसएफआर जो है अभी 2021 वाला भी आ गया है और वो भी 2 साल से यूज 3 साल से यूज हो रहा है। हो सकता है जब तक आप एग्जाम दे तो आईएसएफआर जो है सो नया वाला आ जाए। तो इस तरह की चीजें बदलते रहती है, तो डाटा रिपोर्ट्स ये सब चीजें बदलती। जैसे एनसीईआरटी की किताब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल है, उसमें क्या दिया है, तो उसमें दिया गया है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है। उसमें कौन सा वाला, तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट है उनका है। लेकिन उसमें जो टॉप रैंकिंग तो बहुत साल से एक ही देश है, लेकिन टॉप 10 तो हर साल आगे पीछे होने की संभावना होती है, एक आध आगे पीछे होता है। इंडिया की भी रैंकिंग कई बार ऊपर नीचे होती है, सबसे जो लिस्ट कंट्री है नीचे है उसकी भी रैंकिंग थोड़ा आगे पीछे होते रहती है। तो ये तो हर साल यूएनडीपी का नया पढ़ना चाहिए ना आपको। और एनसीईआरटी कब का है, जब पिछली बार एनसीईआरटी लास्ट बार बनी थी तब का है। वो क्या हो रहा है, रीप्रिंट हो रहा है, पिछले 6-7 साल से उसका पुनर्मुद्रण हो रहा है, उसका अद्यतन नहीं किया जा रहा है, यानी अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, चलिए और कुछ। अब देखिए, हाँ क्या है मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी न्यू भी है, तो एनसीईआरटी हर साल अपडेट नहीं होती है। न्यू का मतलब क्या होता है पता है, न्यू का मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी 2017 में लिखी गई है। अब न्यू का मतलब क्या होगा कि 18 में उसका नया प्रिंट आएगा, 19 में उसका नया, क्योंकि एनसीईआरटी आमतौर पर 5-6 साल के बाद एक बार उसके आंकड़ों को क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अभिषेक जी, पवन जी, दोनों को बता दे रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 5 साल में दुनिया बदल जाती है, आप नहीं बदल गए, दुनिया में क्या नहीं बदला, आपके मोबाइल फोन बदल गए, बहुत कुछ बदला कि नहीं बदला। तो 5 साल में दुनिया कितनी बदल गई। और एनसीईआरटी 5 साल चीजों को, नया एनसीईआरटी का मतलब ऐसे थोड़े कि 2024 में लिखा गया, नया एनसीईआरटी 2016-17 की एनसीईआरटी है उसी, और पुराना का मतलब है 2003-4 का एनसीईआरटी। आया समझ में। अब इसमें क्या है कि सिर्फ इतिहास की जो किताब है और जो साइंस या ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदले हैं, जो कॉन्सेप्ट होगा वो नहीं बदलेगा, प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आप मान के चलिए कि 11वीं के एनसीईआरटी में फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें प्लेट टेक्टोनिक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, तो उसका नहीं बदलेगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर कोई उसमें नया थियरी आ गया तो स्वाभाविक रूप से बदल जाएगा ना वो, और नई थियरी अगर आ गई तो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और वो ऐड कौन कराएंगे, क्लास में टीचर ही तो कराएंगे, क्योंकि आपको तो लगेगा कि एनसीईआरटी मुझे मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है, एनसीईआरटी कुछ चीजें कवर कर रही है, कुछ चीजें आपको उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बाकी और कोई सवाल। हाँ हाँ, देखिए क्या है कि एनसीईआरटी की 3 किताबें हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी है 11th-12th में आपको पता होगा। तो 3 में से जो एंशिएंट है उसमें आप ऑथर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा होगा राम शरण शर्मा, वो है ओल्ड आंसर। अगर आप लिख रहे हैं कॉपी पे तो लिख लेंगे, राम शरण शर्मा जो है प्राचीन भारत लिखे हुए, बिहार के ही थे, बेगूसराय के थे। ठीक है, तो उनकी जो एनसीईआरटी है एंशिएंट वाली, उसी को कहते हैं पुरानी एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी की जो एंशिएंट बुक हम लोग कहते हैं वो कौन सी है, राम शरण शर्मा की लिखी हुई।
ध्यान आया? ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो मेडिवल जो हिस्ट्री है वो लिखे हैं सतीश चंद्र नाम के एक इतिहासकार ने लिखा है, जो कि बंगाली इतिहासकार है। ठीक है, मध्यकालीन भारत, वो है पुरानी एनसीईआरटी। और जो मॉडर्न इंडिया है एनसीईआरटी की, आधुनिक भारत है, वो बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई। ये तीनों अंग्रेजी में लिखी गई किताब है जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो यही तीनों को कहा जाता है पुरानी एनसीईआरटी। आया समझ में? यानी कि हाँ, हाँ, नहीं नहीं, रोमिला थापर का जो है, रोमिला थापर की उतनी ज्यादा उपयोगी नहीं। कोई इसमें है शायद छठे सातवें में है ना। हाँ हाँ, तो वो सब वो बेसिक किताब है। आपको कहने का मतलब है कि एक राउंड तेजी से, छठा का किताब का मतलब हुआ कि छठे के बच्चों की किताब है वो। ठीक है, छठे क्लास में पढ़ने वाले जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो उसके लिए लिखी गई है। तो छठे के किताब को आप परीक्षा का आधार थोड़े बनाएंगे। छठे के किताब को आप एक बार कहानी के रूप में पढ़ जाइए, जब मजा आएगा तो फिर आप 8वीं की किताब को पढ़िए, 10वीं की किताब को, ऐसे सीक्वेंस चलेगा। किसी टॉपिक को क्या कीजिए, 7वीं में पढ़ते हैं तो फिर वो टॉपिक रिपीट कहाँ हो रहा है, 9वीं में जाके रिपीट हो रहा है, फिर वो 11वीं क्लास में जाके रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके आप पढ़िए उसको, और अंत में आपको 11वीं और 12वीं का जो किताब है उसी के सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारे विषय में ऐसे कर। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री वाले को सेक्शन को स्किप कर दीजिए। जो अभी आपको, देखिए, आपको अधिकारी बनने के बाद भी तो जीवन भर आपका पढ़ाई से थोड़े नाता टूटेगा। आप नोवेल पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे। अभी जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है उसको मत पढ़िए, क्योंकि वो समय का बर्बाद करेगा आपका। ठीक है, वो आपका समय बर्बाद कर। हाँ 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग प्लानिंग तैयार कर लेंगे। जीएस पे मैं 2 सेशन लेके आऊंगा ना, एक लेकर के उसमें आऊंगा, क्या कहते हैं उसको, पीटी के लिए, और एक मेंस के लिए आएंगे, वेबिनार लेकर के आएंगे। उसमें भी हम लोग बात करेंगे। मैं भी होमवर्क करके आऊंगा। जैसे निबंध के लिए मैं होमवर्क करके आया हूँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ ना कि मैं होमवर्क करके आता हूँ, तो मैं उसका भी होमवर्क करके आऊंगा, और बेहतर ढंग से टॉपिक वाइज होमवर्क करके आऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार करता हूँ अगले सप्ताह के लिए। एक सप्ताह समय है ना, अगले सप्ताह के वेबिनार के लिए मैं तैयार कर लेता हूँ कि छठा का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 7वां का कौन सा। 6 से लेकर के क्लास 6 से 12 तक के सारे एनसीईआरटी को मैं रिसर्च करके आपको लिस्ट बना करके दे दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको साइंस एंड टेक का जो है वो जो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही लिखा हुआ है, 9th और 10th का पढ़ना है, और बाकी 6 to 12th वाला पढ़ना है आपको। ठीक है, कौन सी किताब स्किप करनी है, किस किताब का कौन सा चैप्टर स्किप करना है, सब मैं तैयार कर देता हूँ आप लोग को। उसके लिए आप निश्चिंत रहे। ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर के मैं पूरी प्लानिंग तैयार कर देता हूँ। बाकी क्लासेस जो है वो आपकी पॉलिटी खत्म होते ही शुरू हो जाएगी। मेरी ज्योग्राफी पिछले बैच में हुई थी, ज्योग्राफी मैंने करा दिया था। और इस बैच में जो है सो अब पॉलिटी के बाद, अब जो टीचर जिस समय, देखिए क्या होता है कि कई बार 5 दिन 10 दिन पहले हम लोग इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि हर टीचर कहीं कहीं लगे रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अगला क्लास जो होगा वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास लगने वाली है। ऐसे तो चलेगी, ऐसे तो चलेगी। और कुछ? जी नीतीश जी बताइए। वो अभी आपके उसमें मीटिंग में बीपीएससी मोबिशाला करके देख रहे होंगे, एक नाम निरंजन जी हैं, हमारे स्टाफ है, मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे बात कर लीजिए, वो सारा कुछ डिटेल आप। ठीक है, तो खत्म करें आज का सेशन, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह जीएस को लेकर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वेलकम, वेलकम। हो गया।